तो यूजिंग गॉस लॉ वी कैन फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड, लेकिन उसके लिए हमें कुछ इन्फॉर्मेशंस पता होना चाहिए, कुछ सिमेट्री लगना चाहिए, तो उसके हेल्प से हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर पाएंगे। चलो वन बाय वन कुछ क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद समझ में आएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लिखो, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। ओके, पॉइंट चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? इफ दिस इज अ पॉइंट चार्ज प्लस क्यू एंड वी हैव टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट a distance r from the charge q। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, r डिस्टेंस पे अगर हमें, सिंपल सा है, इलेक्ट्रिक फील्ड r पे कितना होता है ड्यू टू पॉइंट चार्ज, क्योंकि भाई r स्क्वायर। कैलकुलेशन कैसे करेंगे, हम एक यहाँ पे सॉलिड स्फीयर कंस्ट्रक्ट करेंगे, ये मेथड होता है हम लोगों का। एक सॉलिड स्फीयर बना लिया। अब इस सॉलिड स्फीयर के हेल्प से हम लोग क्या करेंगे कि हमें पता है कि हर एक पॉइंट पे, जैसे ए पॉइंट ले लो यहाँ पे, इस पॉइंट पे एरिया वेक्टर इधर है और इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में है, आर कैप के डायरेक्शन में है। सो इफ यू राइट द इलेक्ट्रिक फील्ड, हमें फाइंड करना है बेसिकली, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, फ्लक्स लिखेंगे, डी फाई द नेट फ्लक्स इज इक्वल टू ई डॉट डी ए। ओके, ई डॉट डी ए इज इक्वल टू क्यू इनक्लोज्ड डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब हम ई डॉट डी ए पे आ रहे हैं। एट ईच पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड, हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड हर एक पॉइंट पे और एरिया वेक्टर पैरेलल है। ओके, हर एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर पैरेलल है। इधर एन कैप इधर है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में है। तो हर एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर पैरेलल है, सो हम लिख सकते हैं ई डी ए कॉस 0 डिग्री in a closed loop is equal to total charge enclosed by this Gaussian surface. This is the Gaussian surface, so we can write q by epsilon naught. Okay, therefore हमें ये भी पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इसके सरफेस पे यूनिफॉर्म होता है, मतलब मैग्नीट्यूड कांस्टेंट होता है, डायरेक्शन वेरी करेगा। ओके, so the magnitude is constant, so we can take the integration outside and we have to integrate only the area dA. This is total charge enclosed by epsilon naught. Okay, therefore E, what is the area of the sphere? dA vector और dA different चीज है। dA is the area. What is the area? This is equal to 4 pi r square. Okay, q by epsilon naught. Therefore electric field is equal to q by 4 pi epsilon naught r square, या इसको आप बोल सकते हो कि q by r square, इतना आ जाएगा। ओके, so this is the electric field due to a point charge. Okay, next है कि if you have to find the electric field due to a infinitely long line charge, line charge, अगर बहुत बड़ा हम लोग के पास लाइन चार्ज है, जैसे मान लो कि एक हमारे पास इनफाइनाइट लेंथ का है और एक इनफाइनाइट लेंथ का इधर है, मतलब, और इसका चार्ज ए लेमडा है, चार्ज पर यूनिट लेंथ। So we have to find the electric field at point P which is at a distance r. Okay, तो आप कैसे कैलकुलेट करोगे, आप ट्राई करो। देखो इसका कैलकुलेशंस के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे गॉसियन सरफेस स्फेरिकल नहीं लेंगे, यहाँ पे हम गॉसियन सरफेस एक सिलेंडर लेंगे। ओके, इक्वल हाइट का, एच हाइट का सिलेंडर ले लिया। याद रखना ये हमारा गॉसियन सरफेस है।
इस गॉसियन सरफेस का हाइट जो है, दिस हाइट इज इक्वल टू h and the radius is r. Okay, so we can write the net flux E dot dA is equal to q enclosed divided by epsilon naught. अब ध्यान से देखना, ये हमारा गॉसियन सरफेस है। इस गॉसियन सरफेस को हम ऐसे ब्रेक कर सकते हैं, सरफेस नंबर 1, 2 एंड एक कर्व सरफेस 3, सरफेस नंबर 1, सरफेस नंबर 2 एंड दिस इज द बॉटम सरफेस, सरफेस नंबर 3। ओके, तो हम लिख सकते हैं E डॉट डी ए सरफेस नंबर 1 प्लस E डॉट डी ए, इनक्लोज करना है ना सरफेस को, सरफेस नंबर 2 प्लस E डॉट डी ए सरफेस नंबर 3 इज इक्वल टू, अब चार्ज कितना इनक्लोज्ड है इस सिलेंडर में, अगर हम एक क्लोज सिलेंडर लेते हैं तो इसमें कितना चार्ज इनक्लोज्ड है, इसी लेंथ का चार्ज इनक्लोज्ड है इतना, इसका लेंथ कितना है h, तो दिस इज इक्वल टू h लेमडा बाई एप्सिलॉन नॉट, क्यू इनक्लोज्ड h लेमडा बाई एप्सिलॉन नॉट। ओके, अब देखो 1 बाई 1, अब सरफेस 1 से हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज इधर ही होगा और एरिया वेक्टर इधर होगा, इधर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा और इसका एरिया वेक्टर भी ऐसे होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी रेडियल है, एरिया वेक्टर भी रेडियल है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर क्या हो गया, रेडियली आउटवर्ड हो गया। अब इस सरफेस से देखो, सरफेस नंबर 1, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड टेंजेंशियल है, ऐसे है ना, रेडियली है, एरिया वेक्टर यहाँ पे ऐसे है, तो एक क्वांटिटी जीरो हो जाएगा। रीज़न क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर टू दी एरिया वेक्टर। ओके, सिमिलरली 3 वाला भी ज़ीरो हो जाएगा बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर टू दी एरिया वेक्टर। यहाँ पे तो हमें सरफेस क्लोज किया, सरफेस क्लोज करने के लिए कर्व सरफेस, फ्लैट सरफेस, फ्लैट सरफेस एक क्लोज किया। अब इन दोनों क्लोज सरफेस से हमारा फ्लक्स जीरो हो गया, अपर और बॉटम बेस जो सर्कुलर प्लेट है जीरो हो गया, तो हमारे पास क्या बचा, ई डॉट डी ए। सो ई डॉट डी ए ऑन द सरफेस नंबर 2 इज इक्वल टू एच लेमडा बाई एप्सिलॉन नॉट। एक बात ध्यान देना, गॉस लॉ अप्लाई तो कर सकते हैं, यहाँ तक तो हम ऑलवेज लिख पाते हैं ये वाला इक्वेशन, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने के लिए कुछ ना कुछ सिमिलैरिटी होना चाहिए या सिमेट्री लग जाए या कुछ हमें इन्फॉर्मेशन पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है। सो दिस इज इनफाइनाइट लॉन्ग वायर, देयरफॉर वी कैन से द इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज अलोंग द रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड इसके सिलेंडर के हर एक पॉइंट पे, बाउंड्री पे मैग्नीट्यूड वाइज क्या होगा, सेम होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड सेम होगा, डायरेक्शन भले ही वेरी करेगा। तो ई डॉट डी ए को हम ऐसे लिख सकते हैं, ई डी ए कॉस 0 डिग्री, बिकॉज हर एक पॉइंट पे 0 डिग्री एंगल सबटेंड कर रहा है। ओके, तो ई डी ए, ई विल कम आउटसाइड ऑफ द इंटीग्रेशन, डी ए इज इक्वल टू एच लेमडा बाई एप्सिलॉन नॉट। ओके, सो ई इंटू what is the integration of dA, इस कर्व सरफेस का एरिया कितना होगा, दिस इज इक्वल टू 2 पाई r इंटू एच एंड दिस इज इक्वल टू एच लेमडा बाई एप्सिलॉन नॉट। देयरफॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू लेमडा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू r एंड दिस इज इक्वल टू 2k लेमडा बाई r। सो दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर। क्लियर है? लेकिन इसमें मैं कुछ क्वेश्चंस और ऐड करना चाहता हूं। आप लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड तो फाइंड कर लिया, अब मेरा क्वेश्चन है कि अगर इनफाइनाइट लेंथ का है तो इतना इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया, अगर फाइनाइट लेंथ का होता, मान लो कि अब हम क्वेश्चन चेंज करते, अगर आपने नोट कर लिया है तो मान लो फाइनाइट लेंथ का होता, इतना ही होता, तो क्या करते हम लोग, अगर इतना ही लेंथ का होता वायर तो क्या हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर सकते हैं? अब प्रॉब्लम क्या आएगा, हम ए इक्वेशन तो लिख सकते हैं, नेट फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, बट वी कैन नॉट फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, कैसे? अब यहाँ पे हम नहीं बोल सकते कि हर एक पॉइंट पे रेडियली आउटवर्ड होगा, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, ऐसे हो सकता है ना, क्योंकि यहाँ रेडियली आउटवर्ड नहीं होगा, यहाँ इसका एक कंपोनेंट भी आएगा, एक कंपोनेंट भी आएगा,
तो अगर फाइनाइट लेंथ का होगा तो हर एक पॉइंट पे रेडियली आउटवर्ड नहीं होगा। जैसे बताया था ना, अगर कोई भी लाइन चार्ज अगर फाइनाइट लेंथ का होता है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड दो कंपोनेंट आता है, ई पैरेलल और ई परपेंडिकुलर। उसी तरह से यहाँ पे फाइनाइट लेंथ का होगा तो इस वाले अपर डिस्क और लोअर डिस्क जो दो है उससे फ्लक्स जीरो नहीं होता। पहली बात तो ये हो जाता। तो एक कैलकुलेशन हम इस तरह से इजीली इतना नहीं कर पाते। ओके, तो गॉस लॉ तो अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ तक इक्वेशन लिख सकते हैं। फर्स्ट इक्वेशन से ये वाला बहुत सही है और लिख भी सकते हो, ऑलवेज वैलिड भी है। बट यूजिंग दिस गॉस लॉ इक्वेशंस वी कैन नॉट फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, तो इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने के लिए कुछ ना कुछ सिमेट्री होना चाहिए, कुछ ना कुछ हमें इन्फॉर्मेशन पता होना चाहिए। इनफाइनाइट, जनरली इनफाइनाइट केस या फिर जहाँ सिमेट्री लगता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में हर एक पॉइंट पे एक तरीके का कांस्टेंट मैग्नीट्यूड कुछ इस तरह का है, या थोड़ा सा लगे कि सिमेट्रिकली कुछ है उस तरह का जहाँ पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड और उसका इंटीग्रेशंस को आउटसाइड करके फाइंड कर सकते हैं, वहीं पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर पाते हैं। हर एक जियोमेट्री के लिए गॉस लॉ से इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। ओके, नेक्स्ट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज spherical shell। ओके, यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल सेल से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। तो अगर हमारे पास कोई इस तरह का स्फेरिकल शेल है, ये वाला, इसका रेडियस r है एंड दिस इज अ पॉइंट P, आउटसाइड पॉइंट। ओके, so we have to find the electric field at point P for inside point and for outside point, and the charge is uniformly distributed on the surface of the spherical shell having total charge plus q. So calculate the electric field। सर आपका ऑडियो नहीं आ रहा है। हाँ, ओके ओके, दिस इज द गॉसियन सरफेस, और गॉसियन सरफेस स्फेरिकल नेचर का होना चाहिए बिकॉज यहाँ पे स्फेरिकली सिमेट्री है, तो स्फेयर होना चाहिए। एक r रेडियस का हमने एक स्फेयर कंस्ट्रक्ट कर दिया फॉर द गॉसियन सरफेस। ओके, एंड हर एक पॉइंट पे देख लो, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी अगर छोटा सा सरफेस एरिया कंस्ट्रक्ट करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड आर कैप के डायरेक्शन में है और एरिया वेक्टर भी इसी डायरेक्शन में है। तो हर एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर में 0 डिग्री एंगल है। ओके, यहाँ पे तो हम लोग लिख सकते हैं, और इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड इस वाले सरफेस पे कांस्टेंट होना चाहिए। आप ये बोल सकते हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड का इन्फॉर्मेशन आपको पहले से पता होना चाहिए फाइंड करने के लिए। तो यस, ऑब्वियस है कि हमें कुछ इन्फॉर्मेशन पता होना चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, जस्ट विल टेक द ई डी ए कॉस 0 डिग्री, बिकॉज हर एक पॉइंट पे उतना ही है। अब इस गॉसियन सरफेस के अंदर में टोटल चार्ज कितना है, प्लस क्यू, तो हम डायरेक्ट यूज करेंगे प्लस क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। ओके, E is the magnitude will come outside of the integration, dA is equal to plus q by epsilon naught, therefore E is equal to q by epsilon naught। और एरिया हो जाएगा, ये एरिया किसका है ध्यान से देखना, टोटल एरिया हो जाएगा ना। चलो यहाँ पे मैं और एक लाइन लिख देता हूँ,
दिस इज द एरिया, डी ए इज द इंटीग्रेशन ऑफ एरिया, तो टोटल एरिया देगा, इस एरिया होता है गॉसियन सरफेस का, दिस इज द एरिया ऑफ गॉसियन सरफेस एंड दिस इज इक्वल टू 4πr², देयरफॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू 1/4πε0 Q/r²। हो गया प्रूफ, जो हम वहाँ पे इंटीग्रेशन से करते हैं यहाँ पे ऐसे ही हो गया। सो दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्फेरिकल शेल। ओके, एनी डाउट? ओके, नेक्स्ट। ये तो हो गया आउटसाइड पॉइंट के लिए था। इससे पहले जो मैंने कैलकुलेट किया है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू आउटसाइड पॉइंट एंड द चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली ऑन द सरफेस ऑफ द स्फीयर। इनसाइड पॉइंट के लिए क्या करेंगे, फॉर आर लेस देन आर, इसके लिए हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो यहाँ पे हम आर डिस्टेंस पे एक गॉसियन सरफेस कंस्ट्रक्ट करेंगे इस तरह से, है ना, ये है हमारा गॉसियन सरफेस आर डिस्टेंस पे। सो वी कैन अप्लाई अगेन ई डॉट डी ए is equal to Q enclosed divided by epsilon naught। ओके, व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड, टोटल चार्ज कितना इंक्लोज्ड है इस गॉसियन सरफेस में, जीरो, बिकॉज चार्ज तो सरफेस पे है, तो यहाँ पे जीरो हो जाएगा, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी ए इज इक्वल टू जीरो। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है फॉर आर लेस देन आर। आप ये बोल सकते हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड एरिया वेक्टर के परपेंडिकुलर भी तो हो सकता है, ठीक है, लेकिन वो वाला कंडीशन यहाँ पे नहीं है। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा। तो फॉर इनसाइड पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो फॉर द स्फेरिकल शेल, फॉर आउटसाइड पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉन जीरो, लेकिन चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होना चाहिए। मतलब मैं यही बार बार बोल रहा हूँ कि कुछ इन्फॉर्मेशन आपको सिमेट्री से गेस करना पड़ेगा कि फील्ड कैसा हो सकता है। एक स्फेरिकल शेल जो हमने बनाया, एक स्फीयर कंस्ट्रक्ट किया गॉसियन सरफेस, उस पर फील्ड का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट था, इसलिए हम इंटीग्रेशन से बाहर ले लिए। अगर नॉन यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता तो ए वाला इक्वेशन तो लिख लेते, नेट चार्ज इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट, बट वहां से इलेक्ट्रिक फील्ड का कैलकुलेशन नहीं हो पाता। ओके, ओके, नेक्स्ट। यूनिफॉर्मली चार्ज्ड सॉलिड स्फीयर से वी हैव टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर बोथ इनसाइड एंड आउटसाइड पॉइंट। ओके, तो आप इसको कैलकुलेट करो। सर आउटसाइड पॉइंट के लिए सेम आएगा, इनसाइड पॉइंट के लिए आ रहा है k इंटू स्मॉल आर बाई कैपिटल आर क्यूब। सर सर हाँ बिल्कुल सही है, इनसाइड वाला के लिए सही है सर, आउटसाइड के लिए सही है, इनसाइड के लिए क्या बोला आपने, k इंटू स्मॉल आर बाई कैपिटल आर क्यूब। क्यू भी तो होगा, हाँ ठीक है, हाँ सर हम क्यू मिस आउट कर दिया। हाँ हाँ हाँ, क्यू भी होगा, बिल्कुल सही है। तो देखो ये सॉलिड स्फीयर है, टोटल चार्ज प्लस क्यू है, इफ यू टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट पी फॉर आउटसाइड पॉइंट, तो इसका कैलकुलेशन तो मैं फिर से बता दूं, वैसा ही होगा। आप एक ऐसा एक स्फीयर बनाओगे, ये हो गया हमारा गॉसियन सरफेस, और फिर आप वही कैलकुलेशन करोगे फॉर आउटसाइड पॉइंट, ई डॉट डी ए इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, क्यू इनक्लोज्ड। सो जस्ट हम ऐसे लिख सकते हैं, डायरेक्ट लिख रहा हूँ, हर एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड एरिया वेक्टर 0 डिग्री पे है, टोटल चार्ज प्लस क्यू डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट, देयरफॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू प्लस क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर स्क्वायर। एरिया ऑलवेज वी कंसिडर द गॉसियन सरफेस का एरिया कंसिडर करते हैं। सो दिस इज फॉर आर ग्रेटर देन इक्वल टू आर, इसके लिए है। ओके, अब हमें फाइंड करना है कि व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर इनसाइड पॉइंट। तो इनसाइड पॉइंट के लिए फाइंड करेंगे फॉर आर लेस देन आर। ओके, इसके लिए कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो इसका जो कैलकुलेशन होगा उसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि एक यहाँ पे गॉसियन सरफेस बनाएंगे, आर डिस्टेंस पे एक गॉसियन सरफेस बना लिया,
ए आर रेडियस का है, ठीक है, ए रेडियस इसका है आर, स्मॉल आर, ओके। तो स्मॉल आर रेडियस का एक गॉसियन सरफेस बना लिया। अब हम क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड वही है ई डॉट डी ए, ऐसा ही हम लिखेंगे ई डॉट डी ए इज इक्वल टू क्यू इनक्लोज्ड डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट, ये तो लिख ही सकते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड अगेन एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर है बिकॉज रेडियली होता है, सो वी कैन टेक द इंटीग्रेशन आउटसाइड एंड दिस इज द इंटीग्रेशन ऑफ डी ए। इनक्लोज्ड चार्ज कितना है, अब हम अगर फाइंड करें चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम तो कितना हो जाएगा, प्लस क्यू बाई 4/3 पाई आर क्यूब, यही होता है ना, दिस इज द वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। अगर हम इनक्लोज्ड चार्ज फाइंड करना है गॉसियन सरफेस में तो लिख सकते हैं 4/3 पाई आर क्यूब, ओके, 4/3 पाई आर क्यूब। इस गॉसियन सरफेस का एरिया में कितना चार्ज इंक्लोज्ड है, बाहर से फर्क नहीं पड़ता है, तो गॉसियन चार्ज के अंदर में जो इंक्लोज्ड है इसका वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, ये वाला वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो अगर आप इसको कैलकुलेट करोगे सो इट विल बी कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हम लोगों का रो का वैल्यू अगर पुट कर दो तो प्लस क्यू, और ये हो जाएगा हमारा क्यू आर क्यूब बाई क्यू आर क्यूब बाई, ये हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब आर क्यूब एप्सिलॉन नॉट, है ना, ये आएगा। So we can write the electric field into total area 4 pi r square is equal to plus q r cube by r cube epsilon naught। Therefore electric field हम लिख सकते हैं 1/4 pi epsilon naught k हो जाएगा k q r by r cube, okay। So this is the electric field for inside point। और हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड आर वेक्टर लगा सकते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे आर कैप, डायरेक्शन तो हमें ऑलरेडी पता था। सो यूजिंग गॉस थ्योरम वी कैन इजिली ऑल्सो फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर इनसाइड एंड आउटसाइड पॉइंट, ओके। ठीक है ना, समझ में आ गया सबको, हाँ बताओ, सर। ओके। अगर मान लो कि हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कांस्टेंट नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम जो नेट चार्ज फाइंड किए हैं ना, नेट चार्ज ही मेन फाइंड करना। मान लो कि आर का फंक्शन दे दिया है, रो का वैल्यू, रो एज अ फंक्शन ऑफ आर है, मान लो कि आर डिस्टेंस पे रो का वैल्यू कुछ और है, दूसरे आर पे रो का वैल्यू कुछ और है, तो क्यू इंक्लूड आपको इंटीग्रेशन से फाइंड करना होगा। यू हैव टू फाइंड द क्यू इंक्लोज्ड यूजिंग इंटीग्रेशन, and then we can also apply the Gauss theorem and you can find the electric field for inside and outside point, okay। अगर उस तरह का क्वेश्चन होगा तो, जो कि इरोडो में कुछ कुछ क्वेश्चन उस तरह के हैं, ओके। चलो नेक्स्ट कि इफ यू हैव टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड लॉन्ग सिलेंडर, ओके। इसका मीनिंग ये है कि हमारे पास एक सिलेंडर है इनफाइनाइट लेंथ का, ओके, दिस इज ऑफ इनफाइनाइट लेंथ का सिलेंडर है, इधर और इधर दोनों साइड एक्सटेंड है, इन्फिनिटी लेंथ का है, इधर भी और इधर भी इन्फिनिटी लेंथ का है, ओके। The charge is distributed on the surface only, okay। Sigma is the surface charge density, sigma is the surface charge density, okay, and this is the axis of the cylinder, ये जो है हमारा सिलेंडर का एक्सिस है, इसका रेडियस जो गिवन है दिस इज इक्वल टू आर, इसका रेडियस आर है सिलेंडर का। तो यू हैव टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी फॉर आउटसाइड पॉइंट एंड ऑल्सो फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी फॉर इनसाइड पॉइंट, ओके।
आप इसको कैलकुलेट करो। सर आउटसाइड का सिग्मा कैपिटल आर अपॉन स्मॉल आर एप्सिलॉन नॉट होगा क्या? सिग्मा कैपिटल आर अपॉन स्मॉल आर एप्सिलॉन नॉट। बाकी जाने सर आउटसाइड का यही होगा। यही आ रहा है। यही आ रहा है। ओके, चेक हाँ कर सर। लेते हैं। सो फॉर आउटसाइड पॉइंट हम क्या करेंगे, एक छोटा सा सिलेंडर कंस्ट्रक्ट करेंगे, है ना, एच हाइट का, और कुछ इसका कंस्ट्रक्शन ऐसे होगा, ये वाला, इसका हाइट एच है, सिलेंडर हो गया। देखना ए रेडियस यहाँ पे जहाँ हमें फाइंड करना है, दिस इज इक्वल टू आर, ए स्मॉल आर है। सो वी कैन राइट द गॉस थ्योरम, ई डॉट डी ए इज इक्वल टू क्यू इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। और हम किसके लिए फाइंड कर रहे हैं, आर ग्रेटर देन आर के लिए। ओके, अब देखो होगा क्या, यहाँ पे अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड देखेंगे तो ऑलवेज रेडियल आउटवर्ड डायरेक्शन में होगा, यहाँ पे रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में होगा। ओके, तो इसके अबाउट फ्लक्स क्या हो गया, अगर हम इसको इंक्लोज करें तो वही वाला लिखेंगे ना, सरफेस नंबर S1, सरफेस नंबर 1, सरफेस नंबर 2 एंड सरफेस नंबर 3। तो 1 2 3 से तो 1 और 3 से तो 0 हो गया, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, ई डॉट डी ए विथ सरफेस नंबर 2 ओनली, और 1 और 3 से 0 हो जाएगा बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, इलेक्ट्रिक फील्ड एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर है। व्हाट इज क्यू इनक्लोज्ड, इसमें कितना चार्ज इनक्लोज्ड है, तो इसका एरिया वाला ही कंसिडर करेंगे, तो हो जाएगा 2 पाई आर कैपिटल आर, इसका इंटू एच। इतना ए वॉल्यूम इनसाइड है, इतना मतलब सरफेस इनसाइड है, 2 पाई आर इंटू कैपिटल 2 पाई आर इंटू एच इंटू सिग्मा, दिस इज द टोटल चार्ज इनक्लोज्ड divided by epsilon naught. So electric field is constant in magnitude and area vector are at 0 degree. So हम डायरेक्ट ऐसे कर सकते हैं, E dA is equal to 2 pi RH सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। अब इसका एरिया कितना होगा, अब इसका एरिया जो होगा, दिस एरिया इज द एरिया ऑफ द गॉसियन सरफेस, सो dA इज द एरिया ऑफ द गॉसियन सरफेस ऑफ द कर्व पार्ट। कर्व पार्ट का एरिया कितना हो जाएगा, 2 pi r इंटू एच इज इक्वल टू 2 pi r h sigma by epsilon naught. Therefore electric field is equal to sigma r by r epsilon naught। यही आ रहा था, है ना? हाँ सर। ओके, वेरी गुड। तो दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट लॉन्ग सिलेंडर। यहाँ एक चीज और देखो ध्यान से, अल्टरनेट, हमारा सब कुछ कैलकुलेशन वैसा ही है। अगर हम इनफाइनाइट लॉन्ग वायर का इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करते हैं आर डिस्टेंस पे, तो कितना होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है 2k लेमडा बाई आर, यही होता है। थोड़ा सा हम डिफरेंट तरीके से सोच रहे हैं, 2k लेमडा बाई आर होता था, अब 2k को लिख सकते हैं 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू लेमडा होता है चार्ज पर यूनिट लेंथ, एक लेंथ में कितना, यूनिट लेंथ में कितना चार्ज है, तो चार्ज कितना हो जाएगा 2 पाई आर इंटू 1 बाई एप्सिलॉन नॉट, ये आ गया सिग्मा आर बाई आर एप्सिलॉन नॉट। तो कुछ वैसा ही लाइन चार्ज जैसा, लेमडा इज द चार्ज पर यूनिट लेंथ एंड यहाँ पे सिग्मा गिवन है चार्ज पर सरफेस चार्ज डेंसिटी, चार्ज पर यूनिट एरिया। ओके, सो दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड। सर ऑल्टरनेट वाला फिर से बताएंगे? अल्टरनेट जैसे मैंने इससे रिलेट किया कि इसका कैलकुलेशन तो सब एक ही जैसा है, हम बोल रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा ही होगा, तो हमारे पास डायरेक्ट रिजल्ट पता है फॉर इनफाइनाइट लॉन्ग वायर वी नो द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P इज इक्वल टू 2k लेमडा बाई आर। ओके, 2k 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, लेमडा इज चार्ज पर यूनिट लेंथ, मतलब एक लेंथ में कितना चार्ज है ये हमें फाइंड करना होता था लेमडा। तो यहाँ पे यूनिट लेंथ में सिलेंडर पे कितना टोटल चार्ज है, तो यूनिट लेंथ में मतलब इसका 1 हाइट 1 यूनिट में कितना है, तो 2 पाई आर सरफेस एरिया इंटू 1, एरिया आ गया 2 पाई आर इंटू 1 यूनिट लेंथ का उसका एरिया इंटू सिग्मा, सॉरी सिग्मा भी है यहाँ पे, सिग्मा डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट, तो सिग्मा आर बाई आर एप्सिलॉन नॉट। ओके, यस सर। so we can write electric field is equal to sigma r
by r epsilon naught for outside point. Similarly, we can calculate electric field due to inside point. Next. हाँ बोलो. सर 0. हाँ 0 होगा. अब इसका कैलकुलेशन हम लोग कैसे करेंगे? तो हम लोग की गॉसियन सरफेस इसके अंदर में ही कंस्ट्रक्ट करेंगे. दिस इज द गॉसियन सरफेस, ओके, जिसका रेडियस r है. दिस इज द गॉसियन सरफेस, ओके, फॉर r लेस देन r. तो हम ये तो अप्लाई कर ही सकते हैं, और यहाँ भी रेडियली जो होगा होगा. अब E डॉट डी ए क्या होगा? इसके अंदर में कोई चार्ज ही इंक्लोज नहीं है, तो 0. देयरफॉर हम इलेक्ट्रिक फील्ड 0 बोल सकते हैं for r less than r. तो for r less than r electric field 0 and electric field is equal to sigma r by r epsilon naught for r greater than equal to r. तो दो रीजन में हमने ब्रेक कर दिया, और इनफाइनाइट लॉन्ग है इसलिए हम कैलकुलेट कर पाते हैं यूजिंग गॉस लॉ. ओके, नेक्स्ट. इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली, नेक्स्ट है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज लॉन्ग सॉलिड सिलेंडर. ओके, we have a long solid cylinder like this. Okay, having infinite length. Okay, and this is the axis of the cylinder. Axis of the cylinder, radius r, and the charge is distributed in the volume. ओके, इसके वॉल्यूम में चार्ज है ऐसे. तो आपको फाइंड करना है कि व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर आउटसाइड पॉइंट एंड फॉर इनसाइड पॉइंट. रो इज गिवन वॉल्यूम, चार्ज, डेंसिटी. ओके, Rho r by 2 epsilon naught. फॉर आउटसाइड पॉइंट और इनसाइड पॉइंट. बोथ के लिए वो r स्मॉलर r कैपिटल. फॉर बोथ के लिए देखो आप लोग, दोनों के लिए आ रहा है क्या? सर आउटसाइड के लिए रो आर स्क्वायर बाय 2 एप्सिलॉन नॉट आर, हाँ, और इनसाइड के लिए रो आर बाय 2 एप्सिलॉन नॉट. वेरी गुड. इनसाइड के लिए एकदम सही है. रो कैपिटल R स्क्वायर बाय 2 स्मॉल r एप्सिलॉन नॉट. हाँ सर वही. हाँ, देखो हम लोग ऐसे गॉसियन सरफेस कंस्ट्रक्ट करेंगे इस तरह का, है ना, जिसका हाइट कितना होगा? तो h होगा. नाउ वी हैव टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड. हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर. तो अब हम थोड़ा सा फास्ट हो जाते हैं, डायरेक्ट लिखते हैं E डॉट डी ए इज इक्वल टू क्यू इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट, और हम फाइंड कर रहे हैं आर ग्रेटर देन इक्वल टू आर के लिए, आउटसाइड पॉइंट के लिए. ओके, सो द इलेक्ट्रिक फील्ड विल कम आउटसाइड ऑफ द इंटीग्रेशन. जस्ट वी हैव टू टेक डी ए. एंगल 0 डिग्री है तो हट गया. वॉल्यूम कितना होगा इसका? कितना चार्ज इंक्लोज्ड है? तो पाई आर स्क्वायर टोटल वॉल्यूम, पाई आर स्क्वायर इंटू एच. दिस इज द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर जिसमें चार्ज है, एंड रो डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट. इलेक्ट्रिक फील्ड we have to find the area of the Gaussian surface, curve surface. ए वाला तो फ्लैट वाला से 0 हो गया, इससे तो टेंशन की बात ही नहीं है. कर्व सरफेस का एरिया कितना होगा? 2 पाई आर एच. ओके, 2 पाई आर एच. दिस इज द रेडियस आर. यहाँ से इसके एक्सिस से आर डिस्टेंस पे 2 पाई आर एच इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच रो बाई एप्सिलॉन नॉट. देयरफॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? रो आर स्क्वायर बाई 2r एप्सिलॉन नॉट. ये आएगा. दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड along r cap
for r greater than equal to r. Okay, this is for the outside point. Now we have to calculate for the inside point. सभी लोग ट्राई जरूर करो for inside point. ओके, तो इनसाइड के लिए हम लोग कैलकुलेट करते हैं. इनसाइड के लिए हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे गॉसियन सरफेस बनाएंगे इस तरह का. एक छोटा सा गॉसियन सरफेस यहाँ पे होगा और कुछ इस तरह का आएगा. रेडियस r होगा इस गॉसियन सरफेस का रेडियस. तो हम लोग लिख सकते हैं E डॉट dA Q enclosed divided by epsilon naught. What is electric field? Electric field will come outside of the integration. Just we have to integrate the dA and the total charge enclosed in this Gaussian surface. So we can write pi r square into height h ही ले लेते हैं, h height का, into rho divided by epsilon naught. Therefore E into what is the area of the Gaussian surface? जो छोटा सा हमने Gaussian surface लिया है इसका एरिया कितना है? इसका एरिया हो जाएगा 2 पाई इसका एरिया हो जाएगा 2 पाई आर इंटू एच इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच रो बाई एप्सिलॉन नॉट. देयरफॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू रो आर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट. ओके, अगर हम वेक्टर की बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो रेडियली डायरेक्शन में है तो रो आर वेक्टर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट फॉर आर लेस देन आर, इसके लिए हो जाएगा. ओके, सो दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर इनसाइड पॉइंट. ओके, तो ऐसे ही हम लोग गॉस लॉ अप्लाई करते हैं, सब कुछ कैलकुलेट करते हैं. ठीक है, नेक्स्ट, चलो नेक्स्ट. तो एक क्वेश्चन है इरोडो का है. Okay, and the question number is 3.29. Okay, question लिखो. Inside an infinitely long cylinder, circular cylinder, inside an, question लिखो, inside an infinitely long circular cylinder charged uniformly with volume density rho. Charged uniformly with volume density rho. Okay, there is a circular cylindrical cavity. There is a circular cylindrical cavity. There is a circular cylindrical cavity. The distance between the axis of cylinder and the cavity is equal to A. The distance between axis of cylinder and cavity is equal to A. So find the electric field inside the cavity. Find the electric field inside the cavity. Question कुछ ऐसा है कि we have an infinitely long cylinder. Okay, ठीक है, and this is the axis of the cylinder. Okay, and we have a cavity at this point. There is a cavity
ये हटा दिया, और बाकी हमारा वॉल्यूम में चार्ज है, इस साइड भी चार्ज है। Okay, and this is the axis of the cylinder. This is the axis of the cylinder. और एक चीज़ ध्यान देना है कि इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, दिस इज इक्वल टू ए। दोनों एक्सिस के बीच का डिस्टेंस ए है। रो इज द वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। So you have to find the electric field inside the cavity. कितना होगा? Sir, rho A by 2 epsilon naught. सर आपको ऑडियो नहीं आ रहा है। सर सर आपको ऑडियो नहीं आ रहा है। ओके, बहुत बढ़िया। एक ने जो आंसर बताया था उनका एकदम सही था। अब मैं इसका टॉप व्यू बना लेता हूँ। ऊपर से जब सिलेंडर को देखेंगे तो ऐसा दिखेगा ना, एक सर्कल दिखेगा, और इस सर्कल में एक छोटा सा यहाँ पे कोई कैविटी है इस तरह का। ए इसका सेंटर है और ए इसका एक्सिस है, और हम टॉप व्यू से देख रहे हैं, ऊपर से देख रहे हैं। ओके, सो वी हैव टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट पी इनसाइड द कैविटी। ए वाला पॉइंट पी है। ओके, तो इसको ए मार्क कर दो, इसको बी, और ये हो गया पॉइंट पी, कहीं हमें फाइंड करना है। तो हम लिख सकते हैं ना, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू रिमेनिंग पार्ट is equal to electric field due to complete cylinder minus electric field due to removed part. ओके, जो हमने रिमूव किया उसके चलते सुपरपोजिशन अप्लाई कर देंगे। सो व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कंप्लीट सिलेंडर? तो हमने बताया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड के लिए कितना होता है, रो आर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, यही होता है इनसाइड पॉइंट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हम लोग लिख सकते हैं रो आर वेक्टर। आर वेक्टर क्या होगा, दिस इज एपी वेक्टर, तो एपी वेक्टर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस, बिकॉज पी इज इनसाइड पॉइंट फॉर द कंप्लीट स्फीयर एंड फॉर दिस रिमूव्ड पार्ट, जो कैविटी है हमने हटाया है, उसके लिए भी पॉइंट पी इनसाइड पॉइंट है, तो हम लिख सकते हैं रो बीपी वेक्टर डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। तो हो जाएगा रो बाई 2 एप्सिलॉन नॉट एपी वेक्टर माइनस बीपी वेक्टर। ओके, अगर हम देखें यहाँ पे ए पॉइंट बी, ए पॉइंट ए, दिस पॉइंट इज पी, सो एपी वेक्टर माइनस बीपी वेक्टर क्या होगा, ए बी वेक्टर। इसको हम लिख सकते हैं रो ए बी वेक्टर डिवाइडेड बाई 2 epsilon naught. Okay, this is the electric field. Therefore electric field is equal to rho AB कितना है, AB this is equal to A vector divided by 2 epsilon naught. तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं this is equal to rho A vector by 2 epsilon naught, इतना आ जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, सो कैविटी में इलेक्ट्रिक फील्ड इतना हो जाएगा, और इस तरह से हम फाइंड कर लेंगे। इसी तरह का मैंने सिमिलर कराया था सिलेंडर में, कि सिलेंडर में हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो वो भी आप लोगों ने कैलकुलेट किया भी था, और कैलकुलेशन ऐसा ही होगा। ओके, चलो नेक्स्ट।
नेक्स्ट है कि हमने आपको उस समय कराया था कि व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड प्लेट या शीट, कितना होता है। तो लिखो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड इनफाइनाइट शीट। ओके, तो अगर हमारे पास कुछ इस तरह का बहुत बड़ा चार्ज शीट है एंड कुछ इस तरह का there is a charge distribution plus like this, okay, where sigma is the surface charge density, okay, sigma is the surface charge density. So we have to find the electric field at point P. किसी भी पॉइंट P पे हमें फाइंड करना है तो क्या होगा। तो आप इसको कैसे कैलकुलेट करोगे, ये इनफाइनाइट है, ये बहुत बड़ा चार्ज शीट है, तो कैसे कैलकुलेट करोगे आप, ट्राई करो यूजिंग गॉस लॉ। हाँ, ये वन साइडेड ही चार्ज है, दोनों साइड चार्ज नहीं है, सिग्मा एक साइड चार्ज किया गया है। अच्छा, तो उसका हाफ हो जाएगा। हाँ, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, बिल्कुल सही है। देखो इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, हम एक गॉसियन सरफेस बना सकते हैं। ये तो हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इसी डायरेक्शन में होगा और इस साइड में इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म होता है, ये भी हमें पता है। बस हमें फाइंड करना है इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। ओके, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एक गॉसियन सरफेस बनाएंगे। सिलेंडर भी ले सकते हैं, गॉसियन सरफेस हमारा सिलेंडर हो सकता है। इधर से लेंगे और इधर से हम लोग बाहर निकाल देंगे ऐसे। ओके, ये हमारा गॉसियन सरफेस हो गया सिलेंडर। इसका रेडियस हम r कंसिडर कर सकते हैं, दिस रेडियस इज r, और इसका लेंथ यहाँ से यहाँ तक l और a वाला भी लेंथ l कंसिडर कर लो, दोनों साइड l और l लेंथ है। ओके, तो हमें फाइंड करना है फ्लक्स कितना होगा। सो वी कैन राइट द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स E डॉट dA इज इक्वल टू Q enclosed divided by epsilon naught. Okay, what is the electric field? Electric field is always along this direction, horizontal direction में है। तो इसको हम तीन सरफेस में ब्रेक कर सकते हैं, सरफेस नंबर 1, सरफेस नंबर 2 कर्व सरफेस एंड सरफेस नंबर 3 फ्लैट सरफेस। ओके, तो वी कैन राइट द E डॉट dA for surface number 1 S1 plus E dot dA for surface number 2 curve surface plus E dot dA for surface number 3 again this plate is equal to Q enclosed। अब बताओ Q enclosed कितना होगा, ये हो जाएगा हमारा एरिया इंटू सिग्मा। एरिया कितना होगा, पाई आर स्क्वायर इंटू सिग्मा, यही होगा ना, पाई आर स्क्वायर इंटू सिग्मा डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। ओके, नाउ E डॉट dA सरफेस नंबर 1, इधर इलेक्ट्रिक फील्ड इतना है और यूनिफॉर्म है, तो हम लिख सकते हैं डायरेक्टली E इंटू पाई आर स्क्वायर यहाँ पे, प्लस ये वाला क्वांटिटी हमारा 0 हो जाएगा बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, तो दिस क्वांटिटी इज 0। और इसके लिए क्या होगा, इधर इलेक्ट्रिक फील्ड है और एरिया वेक्टर भी इधर ही है, तो दोनों 0 डिग्री, इधर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है और एरिया वेक्टर भी इधर ही है, तो 0 डिग्री। तो E इंटू पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। ओके, देयरफॉर इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। ओके, इतना हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड इनफाइनाइट शीट। ओके, अगर हमारा दोनों साइड सिग्मा सिग्मा का चार्ज होता तो यहाँ पे 2 का फैक्टर आ जाता, लेकिन हमारा वन साइडेड ही चार्ज है। ओके, सो दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट प्लेट। ओके, एनी डाउट? हाँ
sir. Yes, sir. ओके, चलो हो गया। तो ये रहा एप्लीकेशन ऑफ द गॉस लॉ, और इस पे हमने बहुत सारे क्वेश्चन कराए, इतने कराए कि मानो एक तरीके का कंप्लीट ही हो गया। तो अगर आप इसको समझ गए हो तो गॉस लॉ में कहीं प्रॉब्लम नहीं आएगा। और यही सब यूज़ पता होना चाहिए कि गॉस लॉ कैसे अप्लाई करते हैं। वो कंडक्टर जब मैं नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूँगा तो उस पर आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा कि एक्चुअली गॉस लॉ होता क्या है। अब तो आपको समझ में आ गया कि गॉस लॉ एक्चुअली होता क्या है, और इसका एप्लीकेशंस भी आप लोगों ने देख चुके हैं। तो आप इसको किसी भी क्वेश्चंस में अप्लाई करने का ट्राई करना। ओके, कहीं कहीं हो सकता है कि गॉस लॉ से क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, तो वहाँ अप्लाई करना, फिर आपको और क्लियर हो जाएगा। ओके ओके।